गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल भार्गव श्री राम क्लासेस बीकानेर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने हिंदी में संधि और समास दो टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद में आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उपसर्ग। तो आप हेडिंग डालें उपसर्ग। अब उपसर्ग प्रत्यय के टॉपिक शुरू करेंगे। तो उपसर्ग जो है, यहां से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, उपसर्ग से संबंधित प्रश्न जो आते हैं, पहले तो हम बात करते हैं इसका विलोम क्या होता है। बताएं, उपसर्ग का विलोम क्या होता है। उपसर्ग का विलोम गुरुजी हमें मालूम है, प्रत्यय करेंगे, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों साथ में पढ़ते हैं। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में जब विकल्प आता है तो ध्यान से सुनिए, मैं 3-4 विकल्प देता हूं आपको। आप जैसे कर रहे हैं, प्रत्यय बिल्कुल सही है आपका जवाब, प्रत्यय। फिर या आएगा अपसर्ग या परसर्ग या अवसर्ग, ये विकल्प भी आते हैं। अब बताएं कौन सा चुनेंगे। आपने जवाब दिया, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन वो सही भी नहीं है। प्रत्यय, ध्यान से सुने, यहां उत्तर होगा आपका परसर्ग। परसर्ग और प्रत्यय जब दोनों विकल्प में हैं तो प्राथमिकता परसर्ग को देंगे। हां, परसर्ग विकल्प में नहीं है तब हम प्रत्यय को इसका विलोम चुनेंगे, कारण उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में। लेकिन यहां पर बच्चों परसर्ग का मतलब क्या? परसर्ग आप लोग अच्छे से जानते होंगे, पढ़े हुए होंगे टॉपिक, कईयों को शायद मालूम भी नहीं है परसर्ग किसे कहते हैं। परसर्ग कहते हैं कारक को। कारक में विभक्ति चिन्ह होती है, उपसर्ग में ये पहले लग जाते हैं, इसमें बाद में इसका विलोम होता है। लेकिन जब परसर्ग विलोम के रूप में नहीं दिया हुआ, उस परिस्थिति में हम प्रत्यय को चुनेंगे, अन्यथा परसर्ग। तो विलोम क्या हो जाएगा? परसर्ग। ठीक है, चलें अब चर्चा करते हैं आगे और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो बच्चों, यहां पर प्रश्न बनता है, निम्न में से वो कौन सा शब्द है, निम्न में से वो कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है, यानी जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दो तरीके से ये प्रश्न, या फिर प्रश्न आता है तो बच्चों ये आता है, वो कौन सा शब्द है जिसमें दो उपसर्ग आते हैं, या वो कौन सा शब्द है जिसमें दो से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जैसे अव्यवहारिक शब्द दिया हुआ है और पूछा जाता है इसमें कितने उपसर्ग हैं, तो इसका हम संधि विच्छेद भी करते हैं। अ धन वी धन अव धन हार में एक प्रत्यय लगा है। देखो, मूल शब्द जो है बच्चों वो तो है अव, एक अ उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, अव उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। हार में 3 उपसर्ग लगे हैं और एक प्रत्यय लगा है। ठीक है ना, हार में 3 उपसर्ग लगे हैं, एक प्रत्यय लगा है। 3 उपसर्ग कौन से? अ, वी और अव। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि निम्न में से वो कौन सा शब्द है जिसमें 2 से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और उस विकल्प में 2 उपसर्ग वाले शब्द भी मिलेंगे। तो प्रश्न को अधिक अच्छे से समझा, 2 उपसर्ग से अधिक का प्रयोग किसमें हुआ है, तो मतलब 2 से अधिक 3 का प्रयोग जिसमें हुआ हो। ठीक है, जैसे व्यवहारिक लिखा है, तो व्यवहारिक की बात करते हैं, इसमें तो 2 ही मिलेंगे, इसमें तो 2 ही है ना। एक कौन सा है? वी, और दूसरा है अव, और हार शब्द और एक प्रत्यय है। वही वाली बात होगी, एक अ उपसर्ग और जोड़ा तब अव्यवहारिक शब्द बना। तो इसमें 2 है, इसमें 3 है। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। या फिर बच्चों प्रश्न क्या आएगा, सुने, इंपॉर्टेंट शब्द है, वहां से शब्द आता है जैसे प्राभव, पराक्रम, पराकाष्ठा,
पराजित, पराधीन, पराधीन, ये 5 शब्द आते हैं बच्चों। और इनमें से प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से वो कौन सा शब्द है जिसमें परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अब बच्चे देखते हैं कि परा यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, सब में है। तो बच्चों यहां पर संधि करके देखेंगे। संधि का टॉपिक आपको पहले इसलिए पढ़ाया गया है कि यहां पर संधि करके देखते हैं सब में। तो यहां पर जो शब्द है पराधीन, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पर धन अधीन। तो यहां पर अधीन शब्द में बच्चों पर उपसर्ग लगा है, न कि परा। क्या उपसर्ग लगा है? पर। निम्न में से वो कौन सा शब्द है जिसमें परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो पराधीन यहां पर इसका जवाब हो जाएगा। या फिर प्रश्न आता है निम्न में से वो कौन सा शब्द है जिसमें पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो भी उत्तर यही होगा, पराधीन। ठीक है। अब देखें इसके बाद में प्रश्न और किस प्रकार के आते हैं। और प्रश्न बच्चों ये आता है, निम्न में से हिंदी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? निम्न में से संस्कृत उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? उर्दू उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। या फिर ये पूछा जाएगा हिंदी उपसर्ग से बनने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ये प्रश्न जो आते हैं, प्रश्न के सारे प्रारूप में आपको उपसर्ग के बता चुका हूं। यहां शुरू करते हैं अब उपसर्ग का टॉपिक कि आगे हम प्रश्न किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा लिखते हैं बच्चों। लिखें उपसर्ग, और उपसर्ग की परिभाषा क्या होगी? कई यहां पर परिभाषा अलग अलग देते हैं, जो शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन बच्चों जो क्या जोड़े, जो का मतलब क्या है? जो का मतलब होता है वह शब्दांश, इसलिए पूर्ण रूप से परिभाषा लिखनी होती है। क्या? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। उसके अर्थ में क्या कर दे बच्चों? परिवर्तन कर दे। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में पूर्व में जुड़कर, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, वह उपसर्ग कहलाता है। यह है इसकी परिभाषा। लेकिन बच्चों अगर आपसे यह पूछा जाए प्रश्न कि उपसर्ग के भेद कितने होते हैं या उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं, भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? यहां पर कई बच्चे कह देते हैं जवाब में गुरुजी 22। जी नहीं, 22 नहीं बच्चों, जवाब होता है 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? सबसे पहले हम लिखते हैं हिंदी उपसर्ग। कौन सा? हिंदी उपसर्ग। दूसरा है संस्कृत उपसर्ग, और तीसरा भेद है विदेशी उपसर्ग। ठीक है बच्चों, अब बात ध्यान से सुने। प्रश्न यहां से ये 3 भेदों के आधार पर है। आपसे ये पूछा जाए हिंदी उपसर्ग कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा बच्चों हिंदी उपसर्ग होते हैं 22। संस्कृत उपसर्ग कितने होते हैं? 22। विदेशी उपसर्ग कितने होते हैं? 22। अब मैं यहां पर थोड़ा सा और कुछ समझाना चाहता हूं आपको। संस्कृत में उपसर्ग तो 22 होते हैं, लेकिन बच्चों यहां पर 22 उपसर्ग जो गौण उपसर्ग हैं
वहाँ से आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं, हम वो भी करेंगे क्योंकि एक एक प्रश्न का महत्व है, ठीक है ना। आजकल यहाँ जो गौण वाले उपसर्ग वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो, दो शब्द ऐसे हैं उपसर्ग के रूप में, दो उपसर्ग ऐसे हैं जो पूछ लिए गए हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में किताबों में नहीं मिलता। जैसे हिंदी में एक उपसर्ग है और संस्कृत में भी एक है अलग से। जैसे यहाँ पर तो हम ए उपसर्ग पढ़ेंगे अलग से और यहाँ पर अपि उपसर्ग पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपके 90 उपसर्ग हो गए बच्चों। इनको अगर आपने तैयार कर लिया, याद करने का तरीका मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा क्योंकि तरीका क्या है, आप हिंदी और विदेशी उपसर्ग, मतलब ये 44-45 उपसर्ग होंगे, इतने याद कर लो। बाकी जो बच गए वो कौन से हो जाएंगे, संस्कृत के। प्रश्न आता है कि निम्न में से संस्कृत उपसर्ग कौन सा है, तो आपको हिंदी और विदेशी के याद हैं तो स्वतः ही बचे हुए कौन से हो जाएंगे, संस्कृत के। और लेकिन आप पूरे संस्कृत के याद कर लो और पूछ लिया जाए विदेशी कौन सा है या हिंदी कौन सा है, तब गड़बड़ हो जाएगी, नहीं याद नहीं रहता। तो आप क्या करें, हिंदी और विदेशी अच्छे से याद कर लें, बाकी जो बच जाएंगे वो संस्कृत के उपसर्ग होंगे, ठीक है। अब देखें, यहां शुरू करते हैं सबसे पहले हिंदी उपसर्ग। हेडिंग डालें हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग। और एक बात और भी बता दूं, आजकल एक नया प्रश्न ये भी आ रहा है बच्चों, ज्यादा तो नहीं, 2-3 पेपर में मैंने देख लिया है कि जो उपसर्ग लिखवाएंगे अब आपको, उनके अर्थ पूछ लिए जाते हैं। लेकिन सभी के नहीं पूछते, कुछ महत्वपूर्ण होते हैं उनके, लेकिन हम कोशिश करेंगे लगभग सभी के अर्थ लिखने की, ठीक है। तो लिखते हैं, शुरू करते हैं। हिंदी उपसर्ग 22 उपसर्ग हैं, कौन कौन से हैं, यहां से शुरू करते हैं। लिखें अध, अन, उन, उ, औ, चौ, कु, पच, पर, भर, बिन, ती, दु, का, से, चिर, ने, बहु, आप, नाना, क, सम। गिनो, 22 पूरे हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक अलग से और करेंगे, वो कौन सा है, अ, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां से शुरू करते हैं, अपने इनका अर्थ वगैरह भी करेंगे। तो सबसे पहले अध का अर्थ लिखते हैं। अध का अर्थ होता है आधा। क्या होता है, आधा। अन का अर्थ होता है बिना, मतलब अभाव, कमी के रूप में। उन का मतलब होता है एक कम। क्या अर्थ होता है, एक कम। ऊ का अर्थ होता है ऊंचा या बुरा। औ का अर्थ होता है बुरा। चौ मतलब 4, कु मतलब बुरा। पच का अर्थ होता है 5, पर का अर्थ होता है दूसरा। भर का मतलब पूर्ण। बिन का मतलब होता है अभाव यानी बिना, ठीक है। ती, ती का अर्थ होता है 3। दू का अर्थ होता है 2। का अर्थ बुरे के रूप में होता है। सै का अर्थ होता है 7। चिर का अर्थ होता है निश्चित या लंबा। न का मतलब होता है नहीं। बहु का अर्थ होता है अधिक,
और आप का अर्थ अपने के रूप में हो गया। नाना का अर्थ होता है अनेक, कै का अर्थ होता है बुरा, सम का अर्थ होता है समान, और ए का अर्थ जो होता है वो अभाव के रूप में व्यक्त किया गया है बच्चों। तो इन सब के हमने अर्थ भी लिख लिए हैं। अब इनसे जुड़े हुए शब्द बनाते हैं। जैसे अध जो है, अध से जुड़े हुए शब्द किस प्रकार के बनेंगे? तो अध से हम लिखेंगे अधमरा। शब्द इस प्रकार से आएंगे, अध जला, अध खिला, अध पका। एक काम करते हैं, इनको दोबारा लिख लेंगे, इधर से कुछ शब्द और बना लेते हैं साथ में, इन उपसर को बाद में लिखते रहेंगे, पहले इनको पूरा कर लेते हैं। अध खिला, अध जला, अध मरा, अध खिला, अध पका, अध पका, अध कचरा। अब देखो इन शब्दों में अध उपसर्ग लगा है। और बच्चों ये इनमें आपको पूछा जाए अधमरा शब्द में समास कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे? कर्मधारय समास में आपको लिखवाए थे मैंने 9 उपसर्ग, कु, सु, सत, सम, बद्ध, खुश, अध, अर्ध, पूर्ण। तो वहां पर अध का मतलब आधा। तो यह समास विग्रह क्या होता है? आधा है जो मरा हुआ, आधा है जो जला हुआ, आधा है जो खिला हुआ, आधा है जो पका हुआ, आधा है जो कचरा। तो ये किस में आ जाएंगे? अध उपसर्ग में, जो कर्मधारय समास के उदाहरण में आता है। अन का अर्थ होता है बिना। तो जैसे यहां पर हम लिखें अनचाहा, यानी जो चाहा हुआ नहीं हूं। अनपढ़, जो पढ़ा हुआ नहीं हूं। अनहोनी, जो होने वाला नहीं हूं। अनदेखा, जो देखा हुआ नहीं हो। इस प्रकार के शब्द आते हैं बच्चों। और पूछा जाता है अनपढ़ में उपसर्ग कौन सा है, अनदेखा में उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, अनबन यहां आ जाएगा। अनबन, जिसकी बनती नहीं हो, जिसकी बनती नहीं हो। ठीक है, फिर आता है उन। उन का अर्थ होता है एकम। अगर बच्चों उनका मैं आपको अर्थ नहीं लिखवाता तो शायद आप इसको गलत भी कर देते। जैसे कई जगह शब्द आता है उन्नति, उन्मूलन, उन्मुख, वहां पर हम इसको लिख देते हैं, तो उन मान लेते हैं, वहां यहां पर नहीं है। उनका जब हमने अर्थ लिख दिया एक कम, मतलब ये संख्या से संबंधित शब्द बनेंगे। क्या लिखेंगे? 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79। मतलब एकम 20, एकम 30, एकम 40, एकम 50, एकम 60, एकम 70, एकम 80। बस इतने ही आएंगे। 89 नहीं होते बच्चों। ये नागौर बीकानेर के बच्चे जो हैं वो कई 89 बोलते हैं। 89 शब्द नहीं होता, वो 89 होता है। ठीक है ना? तो 89 शब्द नहीं होता। कई 48 को 48 भी बोलते हैं, तो वो भी नहीं होता बच्चों, ध्यान से सुने। उनका अर्थ होता है एक कम। अब कईयों के दिमाग में आ गया गुरुजी यहां पर तो न पूरा, यहां न आधा क्यों है? बच्चों ये शब्द की शुद्धता के अनुसार है, शब्द की शुद्धता के अनुसार। ऊ का अर्थ होता है बुरा या ऊंचा। तो हम क्या लिखेंगे? जैसे उचक्का, उजड़ना, उबलना, उछलना इत्यादि शब्द होते हैं। औ का अर्थ होता है बुरा। जैसे बच्चों हिंदी में हम औ लिखेंगे, वैसे ही संस्कृत में हम अव लिखेंगे, दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे हम संस्कृत में शब्द लिखेंगे अवतार और यहां लिखेंगे अवतार, बात एक ही है। यहां लिखेंगे अवगुण संस्कृत में और हिंदी में लिख देंगे अवगुण, बात तो वही है। मतलब बुरा गुण, बुराई से तारने वाला अर्थ वहां ये भी व्यक्त होता है। ठीक है ना? तो यहां पर देखें शब्द क्या बनेंगे अव के? अवगुण,
अवसर, अवतार। ठीक है। चौ का अर्थ होता है बच्चों चार, तो इनसे जुड़े शब्द क्या बनेंगे? चौगुना, चौपाया, 64, चौराहा इत्यादि। फिर आता कु का अर्थ होता है बुरा, कुमार्ग, कुमति, कुसंगति, कुविचार, कुकर्म। ठीक है। सब में कु उपसर्ग लगा है। कु का मतलब हो गया बुरा। बुरा है जो मार्ग, बुरी है जो मति, बुरी है जो संगति, बुरे हैं जो विचार, बुरा है जो कर्म। ठीक है। और ये कु उपसर्ग भी हमने कर्मधारय समास में प्रयोग किया था। पच का अर्थ होता है पांच, तो पच लिखना है, पंच नहीं लिखना है। कहीं आप पंचवटी लिख दो तो पंचवटी यहां नहीं आएगा, यहां पर क्या लिखेंगे? पचरंगा। ठीक है। 55 या लिखेंगे 25 या लिखेंगे पचमढ़ी, पचमेल इत्यादि। पर का मतलब होता है बच्चों दूसरा। जैसे हम लिखते हैं ना परोपकार, पर उपकार मतलब दूसरों पर जो उपकार किया जाता है, परोपकार। परहित, परहित। पर का और कहां लिखेंगे? परजीवी, परदेश। ठीक है। भर का मतलब होता है पूर्ण। जैसे हम लिखें भरसक, भरपूर, भरपेट। इनमें उपसर्ग भर के रूप में प्रयुक्त हुआ है। बिन उपसर्ग का प्रयोग करते हुए हम लिखें, शब्द बनाएं, तो बच्चों पहले आप बनाओ। क्या क्या बनाएंगे सोचें जरा, क्या क्या शब्द बना सकते हैं आप बिन उपसर्ग का प्रयोग करते हुए? बिन चाहा यानी जो चाहा हुआ नहीं हो, अभाव हो गया ना, कमी। बिन देखा मतलब जो देखा हुआ नहीं हो तो देखने का अभाव हो गया। बिन सुना, बिन ब्याहा इत्यादि शब्द। तो ये हमने इतने तो लिख लिए हैं। और शब्दों का प्रयोग करते हुए उपसर्ग लिखते हैं, तो इनको मैं मिटा देता हूं अगर आपने लिख लिए हो तो। कितने लिख लिए? 2, 4, 6, 8, 10 और 11 बिन तक लिख लिए है ना। मिटा दूं? देखें आगे। बिन के बाद था ती, दू, का, स, चिर, न, बहु, आप, नाना, क, सम। अब आप ये सोचें गुरुजी 22 याद कैसे हुए हैं? बच्चों याद करने के लिए यानी उपसर्ग याद नहीं किए जाते, ये सेंटेंस बना के आप कैसे भी रट सकते हैं। याद करने के लिए तो शब्द याद करने वाले होते हैं कि इनसे कैसे शब्द बन सकते हैं। ठीक है। तो ती का अर्थ आपको बताया था 3, तो इनसे बनने वाले शब्द देखें क्या होगा? तिरंगा, तिराहा, तिकोना, तिपाई इत्यादि शब्द। दू का अर्थ होता है दो,
और दू का अर्थ होता है बुरा। जरूरी नहीं दो होता, बुरा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर तो हम लिखें दुपट्टा, तो दो पट्टों का समूह हो गया, है ना। यहाँ लिखें दुविधा, तो बुरी विधा के रूप में हो गया। अगर मैं यहाँ लिखूं दुबला, तो यहाँ दो बला नहीं होता, यहाँ बल का अभाव नजर आता है, दुबला यानी जिसका बल कम हो, ठीक है। फिर आता है दुनाली, इसके अंदर ये दुनाली भी लिख सकते हैं। तो दू का अर्थ दो भी हो गया, बुरा भी हो गया, कमजोर भी हो गया, यानी बुरा, दो बुरा और कम के रूप में। का अर्थ बुरे के रूप में लिखा है, जैसे कायर, काजल, का पुरुष। फिर बच्चों देखो स का अर्थ होता है सहित या साथ में, तो यहां पर हम लिखेंगे सहित, हित के साथ। सबल, बल के साथ। सपरिवार, परिवार के साथ, ठीक है। सहोदर, सहोदर नहीं होगा बच्चों, उसमें सह उपसर्ग है। सोदाहरण लिख सकते हैं आप, उदाहरण के साथ, ठीक है। चिर, चिर का मतलब होता है लंबा या स्थायी। जैसे हम लिखें चिरंजीव नहीं, चिरकाल, चिर आयु, चिराग, चिर यौवन। नय का अर्थ होता है नहीं, जैसे नग, जो गमन नहीं करता हो। नैकुल, जो बिना कुल वाला हो, मतलब जिसका कोई कुल नहीं हो। नपुंसक, जिसमें पुंसकता नहीं हो, जिसमें पुंसकता नहीं हो। नगण्य, जिसकी गणना नहीं की जा सकती हो। नगण्य, जिसकी गणना नहीं की जा सकती हो, ठीक है। बहु, ये बहु रिश्तेदारी वाली बहु नहीं है, उसमें तो उ दीर्घ आता है। ये बहु मतलब अधिक, तो क्या लिखेंगे बहुमत। मत में बहु उपसर्ग लगा, जन में भी बहु लगा सकते हैं, क्या बना देंगे शब्द बहुजन। अच्छा बच्चों ये हो सकता है क्या, ये बताओ मुझे तो। बहुदेशीय, ये शब्द लिख सकते हैं क्या। उ रैस्व है, यहां पर उ दीर्घ है, लेकिन ये आ सकता है, क्यों, क्योंकि बहुधन उद्देशीय शब्द, उद्देश्य में उ रैस्व, बहु में भी उ रैस्व, रैस्व रैस्व मिलके दीर्घ बन गया। ये हमने दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा था, उ की मात्रा के रूप में हम यहां लिख देंगे। तो बहुदेशीय, ऐसे बहुपयोगी शब्द में भी उ दीर्घ आ जाएगा। आप का मतलब स्वयं के रूप में, तो क्या लिखेंगे आप बीती, आप देखी, आप सुनी इत्यादि। नाना, ये मम्मी के डैडी नहीं है, कहीं ये सोचते हो कि रिश्तेदारी वाले नाना जी वो ही हैं मम्मी के डैडी, जी नहीं। नाना का मतलब है अनेक, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, नाना पाटेकर नहीं लिखना है, क्या लिखा है नाना विचार, नाना प्रकार, नाना योजना। कहीं ऐसा तो नहीं नाना ने कोई प्लानिंग की उसको हम कहते हैं नाना योजना, ये वो नहीं है, अनेक योजनाओं के रूप में है। कै का अर्थ होता है बुरा, कपूर, कठोर और कलंक, ये शब्द आता है। और बच्चों बता दो कलंकित शब्द बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, पूछा जाता है कलंकित शब्द में उपयुक्त होने वाले उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए लिखें। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, क उपसर्ग है, लंक मूल शब्द है और इत प्रत्यय हो जाता है कलंकित शब्द में। तो कै का मतलब तो बुरा हो गया, लंक का मतलब धब्बे के रूप में हो गया,
जो बुरा धब्बा व्यक्त करता हो तो वो क्या आता है? कलंकित शब्द। क्या होता है? कलंकित। ठीक है। फिर आता है सम। सम का अर्थ होता है समान। तो क्या लिखेंगे? समकोण, समान है जो कोण। समतल, समान है जो तल। समबाहु, समान है जो बाहु या जिसकी बाहु। समजात, समान है जिसकी जाति। अ का अर्थ होता है अभाव के रूप में। ठीक है, जैसे अन्याय, बिना न्याय के रूप में। अहित, यानी जिसका कोई हित नहीं हो। अशिक्षा, बिना शिक्षा के। अयोग्य, जो योग्य नहीं हो। अ हटा देंगे तो मूल शब्द क्या बच जाएगा? योग्य। क्या शब्द बच जाएगा बच्चों? योग्य। तो बच्चों ये थे हिंदी के उपसर्ग जो 22 और एक अतिरिक्त हमने किया है 23 हो गए। परीक्षा में हिंदी उपसर्ग से प्रश्न आएगा तो इन्हीं में से आएगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है सबल, ठीक है, अभिहित, विदेश और खुशबू, इनमें से हिंदी उपसर्ग कौन सा है? तो सबल, या हिंदी उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? सबल। तो इसी क्रम में हम हिंदी के बाद में संस्कृत और उसके बाद में विदेशी उपसर्ग पढ़ेंगे और उसके बाद में प्रत्यय। मिलते हैं हिंदी उपसर्ग के बाद में संस्कृत की क्लास लेंगे, संस्कृत उपसर्ग वाले। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। उम्मीद करता हूं जो पढ़ाया जा रहा है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगली कक्षा के लिए इंतजार करें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।